हमारे विशेष कार्यक्रम अभ्यास की 39वीं कड़ी में आज का विषय है साइकोलॉजी और हमारे खास मेहमान हैं मनोविज्ञान विभाग कमलादास नेहरू कॉलेज की डॉक्टर शिवानी दत्ता। इनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। और कार्यक्रम है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन छात्रों की जो बहुत ही तन्मयता से सीरियसली इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इससे थोड़े बेनिफिटेड भी होते हैं। तो आज की हमारी जो मेहमान है वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं कमला नेहरू कॉलेज की शिवानी दत्ता। सबसे पहले उनका स्टूडियो में हम स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और शिवानी आपसे बहुत सारे आपके जो भेजे सवाल हैं उनका जवाब देंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारे जवाब अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपने ही अनुरोध किया था कि हम साइकोलॉजी विषय पे करें इस कार्यक्रम को। तो शिवानी, इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैनेंद्र सिंह। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में या एक साथ कई लोगों के साथ किसी से भी जुड़ने में सक्षम हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अंतहीन जानकारी प्राप्त की जा सकती है और प्रसारित भी की जा सकती है। वर्ल्ड वाइड वेब ने ग्लोबल विलेज की अवधारणा को साकार कर दिया है। महामारी के दौरान सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के लिए शारीरिक रूप से अलग होने पर भी जुड़े रहने का एक शानदार तरीका साबित हुआ। इससे लाखों लोगों की जान बची और बीमारी तथा इसके प्रसार के बारे में बुनियादी जागरूकता पैदा हुई। मोबाइल फोन हथेली के आकार के स्मार्टफोन बन गए हैं जो हमें कई काम करने में मदद करते हैं। आज के समय में पोर्टेबल कंप्यूटर सस्ते हैं और इस तरह इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इस आविष्कार ने आवाज और वीडियो कॉल के माध्यम से संचार की बुनियादी मानवीय आवश्यकता को पूरा करके मानवता के लिए चमत्कार किया है। ये स्मार्टफोन छोटे और सुविधाजनक हैं। मौके पर तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मनोरंजन का भी एक बड़ा स्रोत है और एक उंगली या स्टाइलस पेन के टैब पर नवीनतम समाचार प्रदान करते हैं। मैप फीचर हमें कम से कम समय में किसी भी गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। खरीदारी, भुगतान या बैंकिंग करने के लिए ऑनलाइन लेन देन करना आसान है। ये एक विश्वकोश, छोटा कार्यालय और मनोरंजन का स्रोत है जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया हमें सभी भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहने में भी मदद करता है। ये दुनिया भर के समान विचारधारा वाले लोगों को इस वर्चुअल सोशल नेटवर्क पर अपने विचारों, भावनाओं और अंतर्दृष्टि को साझा करने में भी मदद करता है। कई स्टार्टअप और छोटे प्रतिष्ठान अपने उत्पादों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ये एक निरंतर बदलते रहने और विकसित होने वाला क्षेत्र है जो दुनिया को और अधिक पहुंच योग्य बनाता है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के उपयोग के सकारात्मक पक्ष हैं तो नकारात्मक विशेषताएं भी हैं। अति प्रयोग से व्यसन, अवसाद, असावधानी, तनाव और ईर्ष्या हो सकती है। आभासी क्षेत्र भ्रामक जानकारी और झूठ के लिए एक माध्यम भी हो सकता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट कॉम्प्लेक्स तब विकसित होता है जब कोई उस अनुभव को याद करने से डरता है जो किसी और के पास है। प्रभावशाली लोगों के युग में झूठ बोलने के माध्यम से दूसरों द्वारा स्थापित अवास्तविक उम्मीदों ने कई सोशल मीडिया व्यसनों पर अपना प्रभाव डाला है। साइबर बुलिंग के अपराधी एक नकली प्रोफाइल बना सकते हैं और लोगों का विश्वास हासिल कर सकते हैं और फिर उन्हें अपने साथियों के सामने आतंकित कर सकते हैं। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं जो ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी, वित्तीय और कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री और साइबर जबरन वसूली की ओर ले जाते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वाईफाई और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं। अध्ययन अब इन गैजेट्स के माध्यम से उत्सर्जित विकिरण के अदृश्य हानिकारक प्रभावों को प्रकट करते हैं जो मानव जाति और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सरकारें कानूनी बदलाव और नियम ला रही हैं। भारत में आईटी मंत्रालय ने जून 2022 में नए मसौदा नियमों को परिचालित किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए सामग्री संबंधी निर्णयों के खिलाफ की गई शिकायतों पर निष्क्रियता के खिलाफ उपयोगकर्ता की अपील सुनने के लिए एक सरकारी पैनल का प्रस्ताव करता है। ये उपभोक्ता पर है कि वो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के उपयोग के फायदे और नुकसान को तौलें और विवेकपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग करें।
ये पूरा एक्सप्लेनर सेगमेंट जो था वो मोबाइल फोन और हाई टेक जो जिंदगी आजकल हो गई है उस पे था, तो एक मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता ही है। लेकिन चूंकि आज का विषय अभ्यास में है मनोविज्ञान पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास जो एक छोटी सी फहरिस्त है जिसमें कि सवाल हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, तो सबसे पहला सवाल हम आपके समक्ष रखते हैं। मेरा नाम महिमा है, मैं तिलक नगर दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा सवाल यह है, रीइंफोर्समेंट सिद्धांत क्या है और छात्रों के लिए इसके निहितार्थ क्या है? जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी वो B.F. स्किनर के काम पे बेस्ड है एंड इस थ्योरी के हिसाब से जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर हम किसी के बिहेवियर को शेप करना चाहते हैं तो हम कॉन्सिक्वेंसेस पे काम कर सकते हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। 2 टाइप के रीइंफोर्समेंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक होता है नेगेटिव। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कोई भी ऐसा पॉजिटिव आउटकम होगा जो डिज़ायरेबल होगा, जो कि एक बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को इंक्रीज करेगा। जैसे एक सेल्स पर्सन है, उसने अपना सेल्स टारगेट मीट किया है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि उसको बोनस मिल गया या उसको प्रमोशन मिल गया। तो इसमें बिहेवियर कौन सा स्ट्रेंथन होगा? मीटिंग ऑफ सेल्स टारगेट, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस जो है वो बहुत ही डिज़ायरेबल है, उसको बोनस और प्रमोशन मिल रहा है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस तरीके से काम करता है कि आपको उम्मीद होती है कि कोई पॉजिटिव अकरेंस होगा, उसकी वजह से आप उस बिहेवियर को और पक्का करते जाते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि उसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं, यानी वो डिजायरेबल नहीं है। यू नो, अनॉक्शियस नेगेटिव स्टिमुलाई इज देयर जो कि लोग अवॉइड करना पसंद करेंगे। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसे काम करेगा कि वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को बढ़ाएगा, बट वो ऐसे बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को बढ़ाएगा जिसकी वजह से आप उस नेगेटिव स्टिमुलाई को अवॉइड कर सकें। जैसे अगर मैं सेम एग्जाम्पल को स्ट्रेच करती हूँ कि वही एम्प्लॉय जो सेल्स जॉब में है, अब सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये है कि अगर सेल्स टारगेट मीट नहीं हो रहे हैं तो वो फायर कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे या डिमोट कर देंगे। तो ये नेगेटिव अकरेंस है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस नेगेटिव अकरेंस, वो एम्प्लॉय कौन से बिहेवियर को इंक्रीज करेगा कि वो सेल्स टारगेट कंसिस्टेंटली मीट करे। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से भी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दोनों में फ़र्क यह है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप चाहेंगे कि आपके जीवन में आए और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप अवॉइड करेंगे। तो जो भी बिहेवियर आपको उसको अवॉइड करने में मदद करेगा, आप वो बिहेवियर कंसिस्टेंटली करेंगे। एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है पनिशमेंट का। अच्छा, तो पनिशमेंट इज जो भी कॉमन यूजेज है पनिशमेंट का, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे उसको समझते हैं, साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन भी सेम है उसका। अच्छा, पनिशमेंट का ये रोल होता है कि कोई भी अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल अगर कोई बिहेवियर है तो उसको वो सप्रेस करने के लिए यूज होगा। वही एम्प्लॉय अगर जैसे एब्सेंटीइज्म, बहुत ज़्यादा छुट्टी ले रहा है या एफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है या डिसइंटरेस्टेड है, कुछ भी ऐसे बिहेवियर में एंगेज कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन को मंजूर नहीं है, सफर कर रहा है, तो पनिशमेंट के डर की वजह से वो अपना बिहेवियर करेक्ट कर सकता है। तो पनिशमेंट यही हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि अगर आपने इतनी छुट्टियां ली या अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हम आपको डिमोट कर देंगे या आपको निकाल देंगे। तो उस डर की वजह से इन बिहेवियर की जो अकरेंसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में कई बार छात्र कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, नॉन डिजायरेबल हैं, बट उसमें समझने का जो डिफरेंस है वो ये है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से उस बिहेवियर की अकरेंस इंक्रीज होगी जिसके सहायता से आप वो नेगेटिव स्टिमुलाई अवॉइड कर रहे हैं। बट अगर आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट के डर से उस बिहेवियर की अकरेंस रिड्यूस होगी, क्योंकि आप पनिशमेंट नहीं चाहते हैं। तो दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। एंड अगेन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हियर, जैसे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग और रीइंफोर्समेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करें अपने लिए। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करिए। आप वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, आप अपने लिए टारगेट रखिए कि आज के दिन में मैं 10 सवाल जो हैं इतने टाइम में कंप्लीट करूंगा या करूंगी। एंड इफ़ यू आर एबल टू मीट योर टारगेट, गिव स्मॉल रिवॉर्ड्स
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपने आप को दीजिए। वो रिवॉर्ड कुछ भी बेसिक हो सकता है, कि आप अपनी पसंद का कुछ खाना खा रहे हैं, या आप थोड़ा ज़्यादा सोना चाहते हैं या रेस्ट करना चाहते हैं, या स्क्रीन टाइम, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लिया, या अपनी कोई फेवरेट मूवी देख ली। तो आप अपने आप को अगर पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगे तो उस बिहेवियर को करने का मन करेगा, और इस केस में वो बिहेवियर है पढ़ाई। तो कुछ भी पॉजिटिव रिवॉर्ड अगर एसोसिएट होगा बिहेवियर के साथ तो यू विल फील गुड अबाउट इट। एंड ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो ये टैंजिबल रिवॉर्ड्स हैं वो इनटैंजिबल रिवॉर्ड से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम टॉफ़ी या चॉकलेट देते हैं कुछ समझाने के लिए या सिखाने के लिए, थोड़े टाइम बाद उन्हें वो टॉफ़ी और चॉकलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उन्हें ये बोल दीजिए कि शाबाश, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, अप्रिसिएशन, उस चीज़ से भी वो खुश हो जाएंगे। सो दैट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ रिवॉर्ड। तो आप अगर प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को अप्लाई करें अपनी रियल लाइफ में, एज अ स्टूडेंट आई थिंक यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चांद, हरियाणा, और वो पूछते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वृद्धि क्या है। एटीट्यूड्स बेसिकली इवैल्यूएशंस होते हैं। अच्छा, इवैल्यूएशंस किसी के बारे में भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन, इवेंट, किसी भी चीज़ के बारे में। एंड एटीट्यूड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम ब्लैंक नहीं होते हैं चीज़ों को लेके, हमारा ओपिनियन होता है, हमारा इवैल्यूएशन होता है। सबसे सिंपल तरीका एटीट्यूड्स को समझने का होता है द ABC मॉडल और द ABC कॉम्पोनेंट, जिसके हिसाब से एटीट्यूड का एक होता है अफेक्टिव कॉम्पोनेंट विच इज़ द इमोशनल कॉम्पोनेंट, कि आप कैसा फील कर रहे हैं उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति, आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आप क्या फील करते हैं। द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज़ द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट, यानी आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के प्रति या एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति। एंड द थर्ड वन इज़ द कोग्निटिव कॉम्पोनेंट, यानी आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, क्या सोच है उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति। ये तीनों चीज़ें जो मिला के आपका एटीट्यूड बनता है। अब वही सवाल, रियल लाइफ इम्प्लीकेशन कि हम एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ते ही क्यों हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज रिसर्च हैज़ क्लियरली एस्टैब्लिश कि एटीट्यूड और बिहेवियर का बहुत गहरा रिश्ता है। मैक्सिमम टाइम इफ़ योर एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग, वो बिहेवियर में ट्रांसलेट होगा। और अगर आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में कुछ डिस्कनेक्ट है, तो एक थ्योरी थी कोग्निटिव डिसोनेंस, इट वाज प्रपोज्ड बाय फेस्टिंजर। उस थ्योरी के हिसाब से वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट होता है, इट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ डिसोनेंस, जो कि बहुत प्लेजरेबल स्टेट नहीं होती। यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। डिसोनेंस मतलब आप ऐसे समझ लीजिए उसको कि मैं किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख रही हूँ बट मेरा बिहेवियर नेगेटिव है, या वाइस वर्सा, या मैं नेगेटिव एटीट्यूड रख रही हूँ बट मुझे ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ रहा है। सो दैट वे माई एटीट्यूड एंड बिहेवियर दे आर नॉट अलाइनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। एंड अगेन, सिंस ये प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो मैं स्टूडेंट लाइफ के लिए इम्प्लीकेशन बताना चाहूँगी ताकि स्टूडेंट्स बेनिफिट कर सकें इस चीज़ के लिए। जैसे एक चीज़ होती है लर्नर्स एटीट्यूड। एक स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो इन सिंक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर एकेडमिक प्रिपरेशन, बट आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है उसके प्रति। मतलब आपको लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, मतलब कुछ होना नहीं है, देन व्हाई शुड आई इवन बॉदर टू डू इट। तो जब ये नेगेटिव एटीट्यूड होगा और आप काम तो कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप स्कूल भी जा रहे हैं, आप कोचिंग भी ले रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर इन सिंक नहीं है, तो उसकी वजह से आप बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। योर लर्निंग वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो इट्स ऑलवेज नाइस कि आप एक पॉजिटिव, एक ओपन एटीट्यूड रखिए। ये सोचिए कि अगर मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कॉलेज में या स्कूल में और ये मुझे ऑलरेडी आता है, तो भी आप कुछ गेन ही करेंगे उस प्रोसेस में। सो यू नीड टू हैव दैट ओपननेस। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये कार्यक्रम यानी अभ्यास आपके लिए है, तो हम आपके फीडबैक की भी उम्मीद करते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9289094044 है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करें, हमें बताएं कि आप कौन सा विषय चाहते हैं हम कवर करें, और इसके अलावा भी आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। और आपके फीडबैक हमेशा ही मुझे यानी ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक है। और अब हम सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल, हमारा नाम सरिता है और हम बिहार के सीतामढ़ी में रहते हैं। हम स्मृति को एक प्रक्रिया के रूप में कैसे समझते हैं? So memory as a process basically
अगर हम समझने की कोशिश करें सिंपल तरीके से, 3 स्टेजेस होते हैं उसके। एक होता है एनकोडिंग, देन स्टोरेज, देन रिट्रीवल। सो एनकोडिंग एंड स्टोरेज मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसको एक्चुअली कैसे कोड कर रहे हैं अपने पूरे सिस्टम में ताकि आपको याद रहे। रिट्रीवल इज रिकवरिंग दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब मुझे तब पता चलेगा कि मैंने मेमोराइज किया है अगर मैं उसको रिट्रीव कर सकूं। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर रिट्रीवल ही नहीं हो रहा है तो मेमोरी का एविडेंस नहीं है। अब अगेन सिंपली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, एक बहुत ही बेसिक मॉडल एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया था विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी स्टोर मॉडल, जिसके हिसाब से मेमोरी को स्टेजेस में समझ सकते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेज होता है या सबसे पहला स्टोरेज होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जैसे वर्ड बता रहा है, आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स सेंस कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में बाय डिफॉल्ट जाएगी, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये जो स्टोरेज है वो बहुत फ्लीटिंग होता है, क्योंकि अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने लग जाएं तो आपकी मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो बहुत फ्लीटिंग, विद इन अ मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स द इंफॉर्मेशन इज फेडेड। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर अटेंशन पे करेंगे तभी वो नेक्स्ट स्टोरेज पे जाएगा। अच्छा। तो अगर जैसे मैं कुछ ब्लैक बोर्ड पे देख रही हूँ और मुझे वो पढ़ना है और सीखना है या समझना है, उसको रजिस्टर नहीं किया, अगर मैंने रजिस्टर नहीं किया तो वो सेंसरी मेमोरी से ही फेड हो जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, बट क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। जब मैंने अटेंशन पे किया तो वो सेंसरी मेमोरी से निकल के शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि जैसे उसका टर्म है शॉर्ट टर्म, सेंसरी मेमोरी से बेहतर स्टोरेज मिलेगा, बट फिर भी जो स्टोरेज है वो ट्रांजिएंट है, थोड़ा टाइम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर भी फीडिंग होगी। दिस अगेन इज अ मैकेनिज्म टू सेफ गार्ड योर कोग्निटिव सिस्टम, क्योंकि अगर सारी इन्फॉर्मेशन बहुत देर तक स्टोर होने लगी तो बचेगा ही नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं बचेगी। तो STM में आने के बाद या शॉर्ट टर्म मेमोरी के आने के बाद आपको रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, STM से वो शिफ्ट होके लॉन्ग टर्म में चला जाता है, एंड लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी टाइम तक रहता है। यू नो, इट कैन बी देयर फॉर लाइफ टाइम ऑल्सो। या डिपेंड्स कि आपने कैसे वो प्रैक्टिस किया है। जैसे अगर हम बोलें कि ABCD सुना दीजिए या 1 to 10 सुना दीजिए, आप भूले नहीं हैं वो, शायद नर्सरी में पढ़ा होगा, बट अभी भी आप सही से बोल देंगे A to Z, राइट? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हुई है, इतना मतलब वो रिहर्सल हुआ है कि वो अब फर्मली एस्टैब्लिश हो गया है। एंड अभी भी जब आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं इन वन फॉर्म और द अदर। नोबडी इज आस्किंग यू कि A to Z सुनाइए, बट जब आप लिख रहे हैं, जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आ ही रहा है वो। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। अगेन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हर सवाल पे मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ जो आप यूज़ कर सकें एज अ स्टूडेंट। तो अब आपको पता है कि मेमोरी एज अ प्रोसेस कैसे है। आई थिंक एज दिस इंफॉर्मेशन इज देयर विद यू, आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से मेमोराइज कर सकें चीज़ें। अब अगर हम ये स्टेजेस की ही बात करें, सेंसरी मेमोरी की जैसे बात करी है, आप कुछ भी मेमोराइज नहीं कर पाएंगे अगर वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर ही नहीं हो रही है। फर्स्ट स्टेज पे ही नहीं इन्फॉर्मेशन जा रही है तो सेकंड और थर्ड तो आएगा ही नहीं। तो जैसे कई स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है दैट ड्यूरिंग एग्जाम्स या वाइल प्रिपेयरिंग वो ढंग से सोते नहीं है, सारी रात भर जाके पढ़ाई करेंगे, टेंशन होता है, एंग्जाइटी होता है, उन्हें लगता है कि हम ज़रा सा भी ब्रेक ना लें, अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा सो रहे हैं तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप रेस्टेड नहीं हैं, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, तो आप कितने भी घंटे किताब खोल के बैठ जाइए, आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे क्योंकि आपके सेंसरी ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी आंखें थकी हुई हैं, आपका दिमाग थका हुआ है, वो सेंसेशंस जो हैं वो प्रोसेस ही नहीं होंगी, तो फर्स्ट स्टेज ही नहीं हुआ। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से खाएं, अच्छे से पिएं, अच्छे से सोएं, बी वेल रेस्टेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 घंटा 7 घंटा सोना कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। यू नीड टू बी रेस्टेड एंड यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर बॉडी एंड इंश्योर कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं एग्जाम्स के टाइम पे। उसके बाद सेकंड, जैसे हमने STM में बोला, अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन आया, मैसेज आया, सोशल मीडिया फीड, एकदम से इम्पल्स जागती है कि चलो 2 मिनट फ़ोन उठा के चेक कर लें। तो अगेन सेकंड स्टेज इज अटेंशन। अगर अटेंशन पे नहीं करेंगे, अनडिवाइडेड अटेंशन, तो वो STM में भी नहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम
5 घंटा बैठते हैं बट हमारा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी 1 घंटे की भी नहीं होती। तो जितना टाइम बैठ रहे हैं कोशिश करिए कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रहे। थोड़ा अपना गैजेट्स और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसे थोड़ा साइड में रखिए। चाहे 1 घंटा पढ़ाई करिए बट वो डिस्ट्रैक्शन फ्री करिए। यू विल फील अ डिफरेंस इन योर आउटपुट। एंड द थर्ड इज़ रिहर्सल। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पूरा साल पढ़ाई ना करूँ और लास्ट के 2 दिन जो है मैं रात दिन लगा दूँ, तो प्रैक्टिस तो हुई ही नहीं ना। तो फिर वही है कि इन्फॉर्मेशन तो है बट शायद शॉर्ट टर्म में है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि एग्ज़ाम के वक्त या एंट्रेंस के डेट के वक्त मैं चीज़ें भूलूंगी, बिकॉज रिहर्सल हैज़ नॉट हैपेंड, इनफ प्रैक्टिस वॉज नॉट देयर। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 दिन लगातार 24 घंटा पढ़े या आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, तो कंसिस्टेंटली पढ़ना इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सीमेंट होती रहेगी और आपके लॉन्ग टर्म स्टोरेज में पहुंच जाएगी। चलिए, ये सब बातें तो हुई मेमोरी से रिलेटेड, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये बहुत कारगर होगी, क्योंकि उन्हें तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो रजिस्टर करना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर शिवानी, अब हम ये चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक म्यूजिकल ब्रेक बहुत हेल्प करता है रिलैक्सेशन के लिए। जी, बिल्कुल। तो हमने एग्जाम्स, मेमोरी, सब चीज़ की बातें की, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो रिफ्रेश होकर किस तरीके से एग्जाम देंगे। तो मेरा ख्याल है एक म्यूजिकल ब्रेक तो बिल्कुल बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल। एंड म्यूजिक से बेहतर रिफ्रेश करने का तरीका तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर आप बताइए कौन सा वो गाना होगा जो हम अपने श्रोताओं को सुनाए जो इस वक्त ट्यून इन किए हुए हैं इस कार्यक्रम को। एक्चुअली क्योंकि ये साल भी खत्म हो रहा है, सो कल हो ना हो मूवी का एक गाना है, हर घड़ी बदल सोनू रही निगम है, की आवाज सोनू निगम की आवाज में। आई थिंक दैट वुड बी एप्ट। आइए सुनते हैं कल हो न हो फिल्म से ये गीत जो सोनू निगम की आवाज में है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। वेलकम माय फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ डॉक्टर शिवानी दत्ता फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और आपके उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और अब भी कुछ सवाल है हमारे पास। तो ये जो अगला सवाल है वो है, मेरा नाम पवन है, मैं राजस्थान के जयपुर से बोल रहा हूँ। गुण क्या है और दैनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता क्या है? एट्रीब्यूशंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है जो कि सोशल परसेप्शन का पार्ट है। हम एक सोशल बीइंग है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों के इंटरेक्शन में रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों का बिहेवियर समझने के लिए कि उनका गोल्स क्या है, इंटेंशन क्या है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या रहा होगा। अगेन नॉट गोइंग इनटू द थ्योरीज सम अदर टाइम मे बी, बट ब्रॉडली स्पीकिंग आप 2 ढंग से लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन।
डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन मतलब बिहेवियर का जो रीजन है आपके हिसाब से किसी का पर्सनालिटी ट्रेट या डिस्पोजिशन या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऐसा है इसीलिए उसने ऐसे बिहेव किया। सेकंड जो रूट होता है वो होता है सिचुएशनल। सिचुएशनल मतलब एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स और कॉजेस के हिसाब से आप समझेंगे। जैसे आपका बर्थडे है, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको फ़ोन करके विश नहीं किया, तो जो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन स्टाइल फॉलो करेगा वो ये बोलेगा कि जानबूझ के विश नहीं किया, अब मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरी ज़रूरत नहीं है, अब मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, या अब हमारी दोस्ती का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन जो करेगा वो ये सोचेगा कि आज ऐसा कैसे हो गया कि आज उसने मेरे को विश नहीं किया है, क्या उसकी तबीयत ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। तो अब अगेन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरली इसका क्या रेलेवेंस है, आप कैसे एट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके फ्रेम ऑफ माइंड पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। जैसे कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स, आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, आप मॉक एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स देंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। फेलियर को कैसे इंटरप्रेट किया जाए? अगर कोई डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन कर रहा है फेलियर के लिए, तो उसका एट्रीब्यूशन होगा कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, मैं अक्लमंद नहीं हूँ, मैं बहुत ब्राइट नहीं हूँ, या मैं बहुत अनलकी हूँ। हाँ, मैं बहुत अनलकी हूँ, या आई एम नॉट गुड इनफ। तो एक बहुत ही रिजाइनिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि कुछ हो ही नहीं सकता है, नो मैटर व्हाट आई डू नथिंग इज गोइंग टू हैपन। या अगर आप उसे सिचुएशनली देखेंगे और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन करेंगे तो आप शायद ऐसे प्रोसेस करेंगे कि हाँ, इस टाइम शायद मेरा एफर्ट उतना नहीं था, या इस टाइम माय प्रिपरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क, या इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी या था, तो मैं ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी। क्यों? क्योंकि सिचुएशनल एट्रीब्यूशन में आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिस्पोजिशनल में तो आप प्रॉब्लम को ही इंटरनलाइज कर रहे हैं। आपके हिसाब से प्रॉब्लम आप हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, क्योंकि मैं अक्लमंद नहीं हूँ, तो मैं तो फेलियर हूँ और मैं तो लूजर हूँ, मेरे से तो कुछ होगा नहीं। तो वहीं पे फुल स्टॉप, क्योंकि आप तो सॉल्व नहीं कर सकते ना जब आपने इंटरनलाइज ही कर ली प्रॉब्लम। इफ द प्रॉब्लम इज यू, सेल्फ इवैल्यूएशन, आपका सेल्फ एस्टीम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उसके बाद एफर्ट डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव रिजाइन टू योर फेट कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, एंड मतलब मेरा स्किल सेट ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। तो इसीलिए एट्रीब्यूशनल स्टाइल्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं कि हम ऐसे बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि मैं लूज़र हूँ, या मेरे बस की नहीं है, या मैं ब्राइट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बट इसका बहुत असर होता है ऑन हाउ आर यू बिहेविंग एंड हाउ आर यू चैनलाइजिंग योर एनर्जी। अगर मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगी अपने आप से ही, चाहे कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ पे विश्वास करने लग जाऊँगी कि हाँ, मे बी मेरे से सच्ची में कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि नहीं होगा वो। अभी पहले तो हम सुन लेते हैं फैक्ट फाइल, उसके बाद हम फिर मुखातिब होंगे। संसद में बिल कैसे बनता है कानून? एक विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसे संसद के दोनों सदनों और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त ना हो। एक बिल सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है। यदि कोई विधेयक सदन में एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। यदि विधेयक को मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो इसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले एक विधेयक को प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में 3 बार पढ़ा जाता है। बिल के पहले पढ़ने के दौरान बिल के प्रभारी सदस्य के लिए बिल पेश करने के लिए अनुमति मांगना आवश्यक है। बिल पेश किए जाने के बाद इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन में 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में विधेयक के सिद्धांतों और इसके प्रावधानों पर चर्चा होती है। इस स्तर पर ये सदन के लिए स्वतंत्र है कि वो विधेयक को सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे, या उस पर राय जानने के लिए या उस पर तुरंत विचार करने के लिए इसे परिचालित करे। द्वितीय वाचन के दूसरे चरण में विधेयक पर खंड दर खंड पर विचार किया जाता है, जैसा कि पुनः स्थापित या प्रवर या संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और इस स्तर पर खंडों में संशोधन पेश किए जा सकते हैं। द्वितीय वाचन के बाद सदन को
विधेयक के उपबंधों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। उसके बाद जिस सांसद या मंत्री ने इस बिल को पेश किया था, वे कहते हैं कि बिल पास हो गया है। इसे थर्ड रीडिंग कहा जाता है। साधारण विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक है, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक के मामले में सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। विधेयक के एक सदन से पारित होने के बाद इसे इस आशय के संदेश के साथ सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां भी ये पहले वर्णित चरणों से गुजरता है, सिवाय परिचय चरण के। संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है। यदि ये धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों की सिफारिश के साथ वापस कर सकता है। यदि सदन संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को फिर से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति को रोक नहीं सकते। हालांकि राष्ट्रपति संसद के सदनों द्वारा पारित एक संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। फैक्चुअल के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम लगभग अंतिम पड़ाव पे आ गया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमारे पास बस एक सवाल और है, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल, और वो है। मैं चारू गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, अनुरूपता क्या है और विद्यार्थी जीवन में इसका क्या महत्व है? अगर हम टीन एज एडोलेसेंट पॉपुलेशन के हिसाब से सोचें, हालांकि कंफॉर्मिटी कट्स अक्रॉस ऑल द डेमोग्राफीज, अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स, ये एक ऐसा फिनोमेना है या प्रोसेस है जिससे हम में से कोई भी नहीं बचा है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से हम एक प्रेशर फील करते हैं टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड आवर बिहेवियर दूसरों के हिसाब से। मतलब दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उस हिसाब से हम अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल है, तो मुझे भी ऐसे सोचना चाहिए या बोलना चाहिए या उठना चाहिए या बैठना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पावरफुल है हर सोसाइटी में, जहाँ पे पर्टिकुलरली इन अ कल्चर लाइक आर्स, हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, लोग क्या बोलते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है हम लोगों में। तो सोशल प्रेशर बहुत हाई होता है। तो कंफॉर्मिटी के प्राइमरीली, अगेन नॉट गोइंग इनटू द निटिग्रिटीज एंड द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, ब्रॉडली स्पीकिंग कंफॉर्मिटी के 2 मेजर रूट कॉज होते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस मतलब द डिजायर टू बी लाइक्ड बाय पीपल। तो साइकोलॉजी में एक सेइंग है, सिमिलैरिटी ब्रीड्स लाइकिंग। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक मानना है कि अगर हम सिमिलर हैं तो हम एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्योंकि क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों में भी देखें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, बॉन्डिंग। हाँ, तो हमें लगता है कि अगर मुझे दूसरे पसंद तब करेंगे अगर मैं उनकी तरह सिमिलर लगूं। तो कई बार हम अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर को उस हिसाब से चेंज करने लग जाते हैं ताकि हम दूसरों की तरह लगें, दूसरों की तरह बात करें, सोचें, ताकि हमें वो एक्सेप्टेंस मिले। सो एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, द डिजायर टू बी राइट। अब इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंस इज, जैसे एक हम साइकोलॉजिकल रेल्म की बात कर रहे हैं, मेरा ओपिनियन, बिलीफ सिस्टम, मेरा एटीट्यूड सही है कि नहीं, इसका कोई जानने का तरीका नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट इतना है, अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो एस्टिमेट है वेट का वो सही है कि नहीं। मैं जाऊंगी, मैं वेइंग स्केल पे खड़े होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि एक्यूरेट है कि नहीं है। बट मेरा बिलीफ सही है कि नहीं, मेरा एटीट्यूड सही है कि नहीं, उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक नहीं है। करेक्ट। तो जो ओनली वे आउट इज दैट आई लुक एट अदर्स कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, और वही पावर ऑफ नंबर्स। अब मुझे लगता है कि 10 लोग बोल रहे हैं तो सही ही होंगे, तो शायद यही सही है। उसके हिसाब से मैं अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देती हूँ मोस्टली। तो जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट द पॉइंट इज कि आप अपने पे कॉन्फिडेंस और फेथ लूज करते हैं और आपको लगता है जो बाकी दुनिया बोल रही है और आसपास के लोग बोल रहे हैं वो सही ही होगा, बिकॉज आपके पास और कोई तरीका नहीं है जानने का कि वो सच है कि गलत है कि क्या है। अब कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। सी समथिंग एज बेसिक एज आपने 11th में साइंस ली कि ह्यूमैनिटीज़ ली कि कॉमर्स लिया,
अब उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, क्या ये सब्जेक्ट मैंने इसीलिए चूज़ किया बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट और द डिसिप्लिन, या ये सब्जेक्ट मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे थे। तो इस लेवल का इन्फ्लुएंस होता है। या अभी आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं, सिविल्स की कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की कर रहे हैं या CA की कर रहे हैं, क्या आप इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यू सी अ फ्यूचर देयर एंड यू आर पैशनेट अबाउट दैट फील्ड? तो उस हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। वो आपका डिसीजन है, आपका पैशन है, या दुनिया बोल रही है इसीलिए आप कर रहे हैं, उसमें आप एक डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि जब वो आपके मन की चीज़ है तो आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ता इतना एक्सटर्नल, ऑटोमेटिकली इट फ्लोज बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट दैट क्राफ्ट। बट अगर आपको बोल के चीज़ें कराई जाती हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रगल रहता है क्योंकि आपका मन नहीं है उस चीज़ में। फिर वो ज़बरदस्ती आप एक प्रेशर फील करते हैं, जो हम अभी एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में भी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एटीट्यूड फेवरेबल नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि ये मैं नहीं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर बिहेवियरली आपको वो करना पड़ रहा है। तो कन्फॉर्मिटी इज़ दैट बिग एन इन्फ्लुएंस। सो हम लोगों को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इतने साल मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं तैयारी में, आगे भी करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली कैसे रहेगा हमारे लिए। डॉक्टर दत्ता, बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा ये एंटायर सेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, आई गॉट अ लॉट मोर, आई बेनिफिटेड टुडे। तो बहुत अच्छा लगा, सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग रही और हमें विश्वास है कि हमारे लिसनर्स को भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। बहरहाल उनके फीडबैक का हम इंतज़ार करेंगे। 9289094044 पर आप जल्द से जल्द हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। अगला विषय होगा हिंदी का, और हिंदी विषय पर आप अपने सवाल हमें भेजें और हम आपके सवालों को ज़रूर शामिल करेंगे। तो समय हमें इजाज़त नहीं देता कि हम आगे बातें करें, तो मुझे, विनीता को और हमारी आज के मेहमान डॉक्टर शिवानी को दें इजाज़त। नमस्कार। अभी आप समाचार प्रभाग की विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत कार्यक्रम अभ्यास की 39वीं कड़ी सुन रहे थे। विशेषज्ञ थी कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर शिवानी दत्ता, और इनसे बातचीत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर।